शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। शहर के साईनगर परिसर में 23 दिसंबर 2017 की दोपहर 2 बजे प्रतीक्षा मेहत्रे नामक युवती की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हुई सुनवाई के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश उर्मिला जोशी फाल्के की अदालत ने हत्यारे राहुल बबन राव भड़ को दफा 302 के तहत उम्र कैद और 5,000 रुपये के जुर्माने तथा जुर्माना न भरने पर 1 साल की अतिरिक्त कैद सुनाई है। वारदात वाले वक्त प्रतीक्षा मेहत्रे अपनी सहेली के साथ ओंकार मंदिर में दर्शन करने गई थी, जब राहुल भड़ ने उस पर चाकू से सपासप वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के घटित होने के 12 घंटे के भीतर राजापेट पुलिस ने राहुल भड़ को यवतमाल जिले के दिग्रस से गिरफ्तार किया था। पश्चात एपीआई गजानन मेहत्रे ने इस मामले की जांच करते हुए 20 जनवरी 2018 को 150 पन्नों की चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान मृतक प्रतीक्षा के पिता व सहेली समेत 6 गवाहों के बयान अदालत द्वारा दर्ज किए गए थे और अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राहुल को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अभियोक्ता परीक्षित गणोरकर ने बड़ी पुख्ता दलीलें दी थी। सरकार की तरफ से कुल 6 विटनेस हमने उसमें एग्जामिन किए, उसमें एक भी हॉस्टाइल नहीं हुआ और आरोपी को भी उतना ही खुद को बचाने का मौका दिया जाता है। तो आरोपी ने भी खुद को बचाने के लिए एक गवाहदार उसमें कोर्ट के सामने पेश किया और सब दलीलें सब गवाह देखने के बाद आज जो कोर्ट है यानी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज आदरणीय श्रीमती जोशी फाल्के मैडम, इनके कोर्ट ने आरोपी को 302 के तहत दोषी पाया और आजीवन कारावास, यानी जजमेंट में शब्द ऐसे है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ, यानी आज से उसका जितना भी जीवन बचा है उस पूरे कालावधि के लिए यानी आजीवन कारावास की सजा उन्होंने सुनाई है। 5,000 रुपये का आर्थिक दंड भी दिया है। यदि वो दंड नहीं भरता है तो उसके दंड न भरने के लिए उसको 1 साल की बामुशक्कत की सजा भी सुनाई है। विगत दिनों भंडारा के सरकारी अस्पताल में लगी आग की जांच करने वाली जांच कमेटी ने अपनी करीब 50 पन्नों की रिपोर्ट राज्य सरकार के सुपुर्द कर दी है, जिसमें इस हादसे के लिए मौके पर तैनात 2 परिचारिकाओं सहित कुछ अधिकारियों को जिम्मेदार बताया गया है। इस जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 परिचारिकाओं की लापरवाही की वजह से भंडारा के सरकारी अस्पताल में 10 मासूमों की मौत हुई थी। 20 जनवरी को हुई मासिक सर्वसाधारण आम सभा में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विगत लंबे समय से जिन लोगों की ओर संपत्ति कर बकाया है, यदि वे आगामी 25 जनवरी से 15 मार्च तक अपना संपत्ति कर एकमुश्त अदा करते हैं तो उन्हें बकाया टैक्स पर लगने वाले ब्याज में 80% की छूट दी जाएगी। इस आशय की घोषणा आम सभा की मंजूरी मिलने के बाद महापौर चेतन गावंडे द्वारा सदन में की गई। यह प्रस्ताव पार्षद तुषार भारती द्वारा रखा गया था, जिसका पार्षद संध्या टिकले, बलदेव बजाज व राजेश साहू द्वारा अनुमोदन किया गया। बुधवार को आम सभा की ऑनलाइन कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी पार्षदों सहित सत्ताधारी दल भाजपा के पार्षदों द्वारा कहा गया कि भ्रष्टाचार व घोटाले जैसे सभी मसलों को परे रखते हुए विगत लंबे समय से प्रोसीडिंग बुक पर प्रलंबित रहने वाले प्रस्तावों पर चर्चा की जाए, क्योंकि 1 साल से मनपा की आम सभा पहले की तरह नियमित तौर पर नहीं हो रही और कोरोना काल की वजह से उनके प्रभागों व वार्डों के विकास कामों से संबंधित कई प्रस्ताव प्रलंबित पड़े हैं। ऐसे में आज सबसे पहले उन प्रलंबित प्रस्तावों पर चर्चा की जानी चाहिए। बता दें कि अगले वर्ष महानगरपालिका के आम चुनाव होने हैं और सभी पार्षदों को एक बार फिर अपने अपने प्रभागों व वार्डों के मतदाताओं के बीच जाना होगा। ऐसे में सभी पार्षदों की यह मानसिकता है कि वे अपने अपने प्रभागों व वार्डों में विकास कामों की झड़ी लगाते हुए अभी से अपनी चुनावी जमीन को मजबूत कर लें। विगत 1 वर्ष से कोरोना एवं लॉकडाउन के चलते अमरावती मुंबई व अमरावती जबलपुर ट्रेन बंद पड़ी थी और दोनों रूट पर इन ट्रेनों को दोबारा शुरू किए जाने की अमरावती एवं आसपास के जिलावासियों द्वारा मांग की जा रही थी। ऐसे में क्षेत्रवासियों की समस्याओं को देखते हुए अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा ने रेल मंत्रालय व रेलवे बोर्ड से लगातार संपर्क साधते हुए इन दोनों रेलगाड़ियों को दोबारा शुरू करने के संदर्भ में बेहद सफलतापूर्वक प्रयास किए, जिसके चलते आगामी 25 जनवरी से अमरावती मुंबई एक्सप्रेस एक बार फिर पटरी पर दौड़ने लगेगी। वहीं 1 सप्ताह के भीतर अमरावती जबलपुर ट्रेन को भी दोबारा शुरू किया जाएगा। रेलवे बोर्ड द्वारा अमरावती तथा बडनेरा रेलवे स्टेशन प्रबंधकों को 25 जनवरी से अमरावती मुंबई एक्सप्रेस शुरू किए जाने के संदर्भ में पत्र भेज दिया गया है। चिखलदरा क्षेत्र में स्थित एकमात्र सीबीएसई पैटर्न स्कूल के तौर पर पहचान रखने वाली एकलव्य आदिवासी आश्रमशाला हेतु 10 साल पहले 9 करोड़ रुपयों की लागत से इमारत बनाई गई थी, जो मात्र 10 साल में ही जर्जर हो गई।
जिसे देखते हुए सरकार की ओर से इस आश्रमशाला को 25 जनवरी से पहले यहां से अन्यत्र स्थलांतरित करने का आदेश जारी किया गया है। ऐसे में इस आश्रमशाला को वडगांव स्थित किराए की इमारत में स्थलांतरित किया जाएगा, जिसके लिए प्रति माह 3.5 लाख रुपए का किराया भी अदा करना होगा। इस बात के मद्देनजर क्षेत्रवासियों द्वारा मांग की जा रही है कि इस इमारत के निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार की कड़ाई के साथ जांच की जाए। साथ ही घटिया निर्माण की वजह से अब तक हुए नुकसान और भविष्य में होने वाले खर्च की भरपाई भी संबंधितों से की जाए। खालसा पंथ के दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व अमरावती शहर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में विगत 25 जनवरी से शुरू किए गए प्रकाश पर्व महोत्सव का बुधवार 20 जनवरी को पूरे विधि विधान पूर्वक समापन किया गया, जिसके तहत बुधवार की सुबह 9 बजे कीर्तन दीवान का आयोजन किया गया। साथ ही सुबह 9:30 बजे श्री अखंड पाठ साहिब जी की समाप्ति की गई। पश्चात भाई करमजीत सिंह चेन्नई वाले तथा भाई हरमिंदर सिंह जी जबलपुर वाले द्वारा शबद कीर्तन की प्रस्तुति की गई, जिसके उपरांत उपस्थित सात संगत ने अरदास करते हुए गुरु जी के लंगर का स्वाद चखा। साथ ही सभी ने एक दूसरे को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयां दी। इस समय जिले की सांसद नवनीत राणा व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने भी गुरुद्वारा पहुंचकर अरदास की और उपस्थितों को श्री गुरु प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। विगत लंबे समय से कोरोना की संक्रामक महामारी के खिलाफ किसी कारगर वैक्सीन का इंतजार बड़ी बेसब्री के साथ किया जा रहा था, जो अब उपलब्ध हो गई है। साथ ही 16 जनवरी से अमरावती जिले व संभाग सहित समूचे देश में कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, जिसके लिए अमरावती संभाग में 22 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर प्रति केंद्र 100 लोगों के हिसाब से रोजाना 2200 लोगों को टीका लगाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। मंगलवार 19 जनवरी को जब इस अभियान की दोबारा शुरुआत हुई तो संभाग के 22 केंद्रों पर 2200 की बजाय मात्र 56.77% यानी 1249 स्वास्थ्यकर्मी ही कोविड वैक्सीन लगाने हेतु पहुंचे, जिसमें से सबसे कम 41.60% टीकाकरण संभागीय मुख्यालय रहने वाले अमरावती जिले में हुआ, जहां पर मंगलवार को 500 की बजाय केवल 208 फ्रंटलाइन वर्कर ही टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे। वहीं बुधवार की दोपहर 2 बजे तक अमरावती जिले के 5 केंद्रों पर 250 लोगों ने कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया था। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य महकमे के मुताबिक अन्य दिनों की तुलना में बुधवार को इस टीकाकरण अभियान को जबरदस्त प्रतिसाद मिला है। साथ ही धीरे धीरे हालात नियंत्रित होंगे और लोगों में इस वैक्सीन को लेकर भरोसा भी कायम होगा। राज्य के शालेय शिक्षा विभाग द्वारा आगामी 27 जनवरी से 5वीं से 8वीं की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए जिला परिषद व मनपा के शिक्षा विभाग द्वारा नियोजन की शुरुआत की गई है और शालाएं शुरू होने से 3 दिन पहले संबंधित कक्षाओं के शिक्षकों की कोविड टेस्ट की जाएगी। इस हेतु 3 चरणों में नियोजन किया जा रहा है। जिले की करीब 3/4 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव निपटने के बाद अब सभी संबंधित गांवों में सरपंच पद के दावेदार सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक सरपंच पद का आरक्षण ही घोषित नहीं हुआ है। ऐसे में इच्छुकों की प्रतीक्षा कुछ अधिक लंबी हो रही है। इससे पहले मार्च 2020 में घोषित किए गए आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। साथ ही यह भी तय किया गया है नए सिरे से लिए गए चुनाव के बाद आरक्षण का ड्रॉ निकाला जाएगा। साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिया गया है कि मतदान वाले दिन के बाद 30 दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। ऐसे में जनवरी माह के अंत तक आरक्षण का ड्रॉ निकाले जाने की उम्मीद है। जिले की 553 ग्राम पंचायतों में चुनाव की प्रक्रिया अब खत्म हो गई है और निर्वाचित सदस्यों को अपने विजयी होने के संदर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की प्रतीक्षा है। किंतु कुछ जिलों से आई रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण रहने के चलते निर्वाचन आयोग द्वारा 21 जनवरी की बजाय अब 29 जनवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। ऐसे में सभी विजयी प्रत्याशियों को अपनी जीत का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए भी कुछ अधिक प्रतीक्षा करनी होगी। शहर के अधिकांश व्यापारिक संकुलों के पार्किंग स्थल इस समय लगभग पूरी तरह से गायब हो गए हैं, क्योंकि पार्किंग एरिया में भी दुकानें सज गई हैं। ऐसे में इन व्यापारिक संकुलों में खरीदारी हेतु आने वाले लोगों को सड़कों के किनारे अपने वाहन लगाने पड़ते हैं और सड़कों के दोनों ओर बड़ी संख्या में वाहन पार्क रहने की वजह से सड़कों का आकार अपने आप छोटा हो जाता है, जिससे अन्य लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस समस्या की ओर स्थानीय मनपा प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है। शहर के कई बड़े व्यापारिक संकुलों में पार्किंग एरिया में कई छोटी बड़ी दुकानें लगा दी गई हैं। साथ ही कई दुकानदारों द्वारा वहां पर अपने दुकानों का सामान रखा जाता है। ऐसे में वहां पर वाहन पार्क करने के लिए जगह ही उपलब्ध नहीं रहती। इसका सीधा असर शहर की यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा है, क्योंकि पार्किंग जोन में वाहन पार्क करने की जगह उपलब्ध नहीं रहने के चलते लोगों को अपने वाहन मजबूरी में सड़क किनारे खड़े करने पड़ते हैं, जिससे यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने हेतु आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमरावती में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसका नियोजन करने हेतु संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक गत रोज कैंप परिसर में संपन्न हुई, जिसमें इस आंदोलन के संदर्भ में विभिन्न विषयों पर आवश्यक चर्चा की गई।
देश के प्रथम कृषि मंत्री तथा शिक्षा महर्षि डॉक्टर पंजाबराव उर्फ भाऊ साहब देशमुख की जयंती अब सरकारी स्तर पर मनाई जाएगी। इस आशय की जानकारी राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा दी गई है। यह मांग विगत अनेक वर्षों से प्रलंबित थी और कई सामाजिक संगठनों द्वारा इस हेतु सरकार से मांग की जा रही थी, जिसके लिए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा भी लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल के मार्फत केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद के नाम जारी किए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि कोरोना काल के दौरान अदालतों में काम करने वाले सभी वकीलों एवं उनके परिजनों को भी पारिवारिक बीमा योजना का लाभ दिया जाए, ताकि वकीलों के परिवारों को भी आर्थिक सुरक्षा कवच मिले। शहर के राजापेट पुलिस थानांतर्गत एक महिला सहित कई सामाजिक संगठनों द्वारा जिलाधीश के मार्फत राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख तथा पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि इस महिला की नाबालिग बेटी को विगत 7 नवंबर 2020 को प्रसाद चौधरी व संकेत घोगे नामक 2 आरोपियों द्वारा बहला फुसलाकर भगा लिया गया, जिसकी शिकायत दर्ज कराने के बावजूद विगत 2.5 माह से राजापेट थाना पुलिस इस बच्ची को खोज पाने में असफल रही है। साथ ही इस मामले में लड़की को खोजने और आरोपियों को पकड़ने में जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है। उल्टे शिकायतकर्ता परिवार को ही पुलिस द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, अतः संबंधितों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। कोरोना संक्रमण काल के दौरान सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों की सेवा करने वाले कई अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जिलाधीश के मार्फत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के नाम जारी किए गए ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना का प्रकोप कम होते ही सभी अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को काम से हटा दिया गया है और अब सक्षम नामक कंपनी द्वारा पदभर्ती की जा रही है। ऐसे में कोरोना काल के दौरान सेवा देने वाले कोरोना योद्धाओं को सक्षम कंपनी में नियुक्त किया जाए। साथ ही जब राज्य के स्वास्थ्य महकमे द्वारा पदभर्ती की जाएगी तब इन्हीं कर्मचारियों को प्राथमिकता देते हुए सरकारी सेवा में स्थायी किया जाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की अमरावती महानगर शाखा द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि अमरावती बडनेरा के मुख्य मार्ग व बाईपास का डामरीकरण व हाईवे के 4 लेन संबंधी काम शुरू किए जाने की वजह से बडनेरा जूनी बस्ती के रेलवे गेट, गांधीनगर व सावता मैदान परिसर में कई घरों को तोड़े जाने की तैयारी प्रशासन द्वारा की जा रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा पहले इस परिसर में रहने वाले सभी लोगों के पुनर्वसन का काम किया जाना चाहिए। इसके बाद ही घरों को तोड़ने की कार्रवाई की जानी चाहिए। मानवीय हक सुरक्षा दल द्वारा राज्य के जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल के नाम जारी किए गए ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जाति व जमाती के भूमिहीन लोगों ने राजस्व एवं वन विभाग की खाली पड़ी बंजर जमीनों पर खेतीबाड़ी हेतु अतिक्रमण किया है, जिसे नियमानुकूल करने हेतु तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा आदेश जारी किया गया था, लेकिन इस आदेश को अब तक लागू नहीं किया गया है। ऐसे में आए दिन इन ग्रामीण किसानों को प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, अतः इस आदेश को जल्द ही लागू किया जाए, अन्यथा बहुत जल्द राज्य के सभी ग्रामीण किसान मुंबई में सरकार के खिलाफ तीव्र आंदोलन करेंगे। साथ ही मानवीय हक सुरक्षा दल द्वारा जिलाधीश के मार्फत राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि इन दिनों महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं, जिससे महिलाओं की सुरक्षा खतरे में कही जा सकती है। ऐसे में सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने चाहिए। जिले में बुधवार 20 जनवरी को कोरोना के 41 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 20,905 पर जा पहुंची। बुधवार को RT-PCR टेस्ट में 24 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 26 पुरुषों व 15 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 30 और ग्रामीण इलाकों के 11 लोग शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की ग्रामीण जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी ने यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में दावा किया कि हाल ही में संपन्न हुए ग्राम पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं और भाजपा समूचे राज्य में सबसे अव्वल स्थान पर रही है। निवेदिता चौधरी के मुताबिक जिले की ग्रामीण जनता ने राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के प्रति अपनी नाराजगी को इस चुनाव के जरिए व्यक्त किया है। वलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत मकरमपुर गांव में मंगलवार को 2 अज्ञात बदमाशों ने एक नाबालिग का अपहरण किया। इस संदर्भ में नाबालिग युवती के माता पिता ने वलगांव थाना पुलिस जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। बडनेरा के जूनी बस्ती साई मंदिर परिसर में मामूली बात को लेकर 2 युवकों ने राहुल वानखड़े नामक 25 वर्षीय युवक के सिर पर लोहे की रॉड मारकर उसे घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने संतोष यादव व भोलेश्वर लसनकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की ओर से 18 जनवरी से 17 फरवरी तक रास्ता सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन जिलाधीश कार्यालय में 18 जनवरी को हुआ। इस अभियान के पहले ही दिन ट्रिपल सीट वाहन चलाने वाले 46 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। साथ ही वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वाले 65 वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई है।
इस समय अमरावती पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत शहर में जगह जगह नाकाबंदी की जा रही है। साथ ही नो एंट्री के नियमों का कड़ाई के साथ पालन किया जा रहा है। साईनगर चौक पर बुधवार की सुबह नाकाबंदी के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर शहर में नो एंट्री के दौरान प्रवेश करने वाले करीब 6 ट्रकों को पुलिस ने रोका। इसमें से 3 ट्रक ऐसे थे जिन पर नंबर प्लेट ही नहीं थी। इन सभी ट्रक चालकों को राजापेट पुलिस द्वारा चालान देकर छोड़ दिया गया। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि यदि ऐसे बिना नंबर वाले वाहनों के जरिए कोई सड़क हादसा घटित होता है तो संबंधित वाहन का पता लगाना खुद पुलिस के लिए काफ़ी बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। ऐसे में इन ट्रक चालकों को चालान न करते हुए उन पर सख्त कार्रवाई करना जरूरी था, ऐसा मौके पर उपस्थित लोगों का कहना रहा। फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत किशोर नगर परिसर में मंगलवार की रात घरेलू संपत्ति के विवाद को लेकर मंगेश पचेल नामक युवक ने 3 4 व्हीलर वाहनों की तोड़फोड़ की। वहीं परिसर के कुछ दुपहिया वाहनों को भी अपना निशाना बनाया। आरोप है कि इस युवक ने परिसर में उसके कुछ रिश्तेदारों के घर पर पथराव भी किया है। पश्चात मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मंगेश पचेल को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले वलगांव रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के निकट इंडिया ऑटो गैस पंप के पास से हनुमान नगर निवासी ट्रक चालक मोहम्मद इकबाल शेख मैथाल का ट्रक चोरी हो गया था। इस ट्रक में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ था, जिसकी मदद से गाड़गनगर पुलिस ने ट्रक का लोकेशन लेते हुए इस ट्रक को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में आने वाले नैनी से बरामद किया है। फिलहाल यह ट्रक नैनी पुलिस थाने में रखा गया है और जल्द ही इस ट्रक को लाने के लिए गाड़गनगर पुलिस थाने का दल उत्तर प्रदेश रवाना होगा। करीब 1.5 माह पहले 24 सितंबर को विलासनगर निवासी सुधाकर आत्माराम मुंडे नामक सेवानिवृत्त शिक्षक से 3 अज्ञात युवकों ने उनकी दुपहिया छीन ली थी और फरार हो गए थे। मुंडे की बैग में 21,000 रुपये नगद सहित नोकिया कंपनी का 10,000 रुपये का मोबाइल था। पश्चात मामले की जांच करते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने वसीम व सोहेल नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं अब इस मामले में शमशुद्दीन उर्फ राजा कमरुद्दीन नामक तीसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अकोला के पुराना शहर पुलिस थाना अंतर्गत हरिहरपेट के गाड़गनगर में रहने वाली शारदा कुंदन लाल बेटवाल की बेटी का विवाह विगत 5 जनवरी को हुआ, जिसमें उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले राखी कठोरे, अशोक कठोरे व किशोर कठोरे नामक रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था। इस बात से नाराज होकर कठोरे परिवार ने विगत 17 जनवरी को बेटवाल दंपति के साथ जमकर झगड़ा किया और उनके साथ मारपीट करने के साथ ही उन पर मिर्ची पाउडर भी फेंका। पश्चात मामले की शिकायत होने पर पुराना शहर पुलिस ने कठोरे परिवार के 3 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।